जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा में आप लोगों का 4 पेपर हो चुका है। तो आशा है कि आप लोगों के वो चारों पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। आज हम लोग 5वें पेपर की तैयारी करेंगे जो कि 27 फरवरी यानी कल होना है। और इस परीक्षा की तैयारी के क्रम में गणित होना है, तो इसमें हम लोग समस्त बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। देखिए बच्चों, संसाधन मेरे पास उतना अधिक नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लिखित वाले नहीं सॉल्व करवा पाऊँगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को अगर कहें तो हम उसको बुक से जो एग्ज़ाम्पल वगैरह हैं आ रहे हैं ज़्यादा, उनको मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ ऐसे लिख करके इस पर। तो जैसा भी हो आप लोग कमेंट में बताएं। और अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, एक ये पद्धति है, का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। गुणन के लिए होता है या भाग के लिए होता है या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में होता है या फिर योग करने के लिए होता है। तो बच्चों, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लो एक अंक आप लेते हैं 12, दूसरा अंक आप लेते हैं 20, भाग करते हैं तो 12 एकम 12 आया। अब यहाँ पर 8 बचा। अब 8 से आप तुरंत ऐसे 12 को भाग कर देते हैं तो 8 एकन्नम 8। अब यहाँ पर घटाते हैं तो 4 आया। फिर 4 से आप 8 को भाग कर देते हैं और 4 दूनी 8 हो जाता है और ये कट जाता है। तो आप उत्तर क्या देते हैं बच्चों? आप उत्तर देते हैं कि 4। ये कौन सी विधि ये है क्या? तो ये है महत्तम समापवर्तक। ये क्या है? महत्तम समापवर्तक है और इसे ही यूक्लिड विभाजन पद्धति कहते हैं या यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। किस लिए प्रयोग हुआ? तो ये महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। एचसीएफ मतलब हायर कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। क्या होगा? दो सहभाज्य संख्याओं का 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा या 10 होगा। तो जैसे अभाज्य संख्याओं में 2 है और 3 है, 5 है, 7 है और उसके बाद में 11 है, 13 है। अब इन सब में किसी भी संख्या का आप जब महत्तम ज्ञात करेंगे तो महत्तम एक ही होगा। कितना होगा बच्चों? 1 होगा, क्योंकि 1 से हर संख्या विभाजित हो जाएगी। हाँ, ये है कि भागफल वही संख्या आएगी जो संख्या है। जैसे 1 से आप 2 को भाग करें तो 2 आएगा और भागफल 1 से 3 को भाग करेंगे तो भागफल 3 आएगा। अब इसका अगर लघुत्तम देखेंगे तो लघुत्तम अलग आएगा, लेकिन दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम हमेशा 1 होता है। कितना होता है बच्चों? तो 1 होता है, ये नियम भी है। अब अगला कह रहे हैं कि 13 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि 13 का गुणनखंड है, सीधे कहा गया अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों एक जो है, एक आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये ना तो भाज्य है, ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक क्या है कि ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो अब अगर आपके दिमाग में अभी तक विकल्प बन रहा था कि 1 गुणे 13 होगा तो ये गलत हो गया। 13 गुणे 13 कर देंगे तो ये तो 169 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। 2 गुणे 13 ये भी 26 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? केवल 13। अभाज्य गुणनखंड की जब बात होगी तो वहाँ 1 को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? केवल 13। गलती मत करना, नहीं तो बच्चे 1 गुणे 13 पर तुरंत लगाएंगे। इसीलिए हमने जो गलती होने के चांसेस हैं उन विकल्पों को भी ले लिया है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि अगर कोई संख्या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में संख्या होने पर दशमलव प्रसार होगा। तो बच्चों अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5 आ रहा है
तो 2 गुणे 5 जब संख्या के गुणनखंड मतलब उसके फैक्टर में आएगा तो उसका दशमलव क्या होगा, अनंत होगा या आवर्ती होगा या फिर शांत होगा या अपरिमेय होगा। तो बच्चों 2 पंचे क्या होता है, 10 होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। कैसा दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा अगर इसमें 2 गुणे 5 मिल रहा है तो। और अगर नहीं मिल रहा है तो वो दशमलव शांत होने के चांसेस कम होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडर रूट 5 किस प्रकार की संख्या है। ये परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों अंडर रूट 5 की अगर बात करें तो ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या होगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है। अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा या दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा या फिर गुणनफल हो जाएगा या भागफल हो जाएगा। तो आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बच्चों, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पर मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q की वैल्यू 0 ना हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q का मान 0 ना हो। अब देखते हैं, तो अगर हम इसमें से देखें बच्चों तो 3/7 यानी ये तो पहले ही p/q के रूप में है। अगर हम 0.25 को देखें तो इसको भी हम बदल सकते हैं और ये हो गया कितना, तो 25/100 हो गया। मतलब काटेंगे तो अंततः 1/4 आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम 5 को देखें तो 5/1 लिख सकते हैं, लेकिन अंडर रूट 2 को नहीं लिखा जा सकता है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है, अंडर रूट 2 है। आपका तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 0.3333 मतलब ये किस प्रकार की संख्या है। जैसे अगर आप 10 को 3 से भाग करें तो ऐसे ही आता चला जाएगा। 100 को आप 33 से भाग करें तो 0.3333 आता चला जाएगा। तो ये क्या है, शांत दशमलव है या फिर अपरिमेय है या फिर आवर्ती दशमलव है या पूर्णांक है। तो ये कैसा है बच्चों, तो ये है आवर्ती दशमलव, जिसमें बार बार एक ही अंक का दोहराव होता जा रहा है। तो ये कौन सा दशमलव होगा, तो ये आपका आवर्ती दशमलव हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। अब इसमें जो भी संख्या दिया गया है उसको आपको चेक करना है कि कौन कौन सी दो संख्याएं अभाज्य हैं। 2 और 3 है, या 4 और 6 है, या 6 और 8 है, या फिर 9 और 15 है। तो 9 और 15 को अगर हम काटें तो 9 किससे कट रहा है, 3 से भाज्य हो रहा है, और 15 भी 3 और 5 से कट रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। 6 और 8 भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये 2 और 3 से कट रहा है 6, और 8 को देखें तो 2 4 से भी कट रहा है। 4 और 6 में तो 2 से कट रहा है 4, और 6 को देखें तो 2 और 3 से कट रहा है। अब इसमें 2 और 3 ये दोनों क्या है बच्चों, तो ये दोनों आपकी अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंडर रूट 49 यानी कि अंडर रूट 49 का आपको वर्गमूल बताना है। तो 49 का वर्गमूल आप चाहे तो गुणनखंड विधि से लगा लें, तो 49 लिखेंगे तो 7 सता 49, ये आपका कट गया तो एक जोड़ा बना यानी कि 7 हो जाएगा। या फिर 49 को अगर आप भाग विधि से लगाते हैं तो 7 सता
49, ये भी आपका 0 आ गया यहाँ पर। तो क्या हो गया बच्चों, 7 ही आपका वर्गमूल आएगा। तो क्या हो गया, 7 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और इसे आप लोग शेयर भी करते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब कह रहे हैं किसी बहुपद का शून्यक वह मान है जहाँ, बहुपद का शून्यक वह मान है जहाँ पर वो शून्य के बराबर कर दे। क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। तो मतलब f(x) बराबर 1 होगा, या f(x) बराबर 0 होगा, या x बराबर 0 होगा, या फिर y बराबर 0 होगा। तो बच्चों शून्यक उसे कहेंगे जो पूरे मान को शून्य के रूप में कर दे, अर्थात क्या हो जाएगा, f(x) बराबर 0 हो जाए तो समझ लेना कि वह आपका क्या हो गया, शून्य हो गया उसका मान। तो शून्यक यही कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है कि x की पावर 2 माइनस 4 का एक शून्यक है, यानी x की पावर 2 माइनस 4 का एक शून्यक है, यानी हम x के जगह पर कौन सी संख्या रख दें कि इसकी वैल्यू शून्य हो जाए। तो बच्चों अगर हम देखें 1 रखेंगे तो x की पावर 1, तो यानी 1 के पावर 2 यानी 1 एक नम 1 माइनस 4, तो -3 वैल्यू हो जाएगी। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 माइनस 4, तो 0 वैल्यू हो जाएगी। अगर हम 4 वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 के 4 चौके 16, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 ही रह जाएगा, और यहाँ पर भी 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 ही रह जाएगा, यानी सटीक वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या होगी, तो 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। अगला देखते हैं, रैखिक बहुपद की घात होती है, जो रैखिक बहुपद होते हैं उनकी घात कितनी होती है, 0 होता है, या फिर 1 होता है, या फिर 2 होता है, या फिर 3 होता है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी मित्रों, अगर हम लोग इसमें देखें तो जो रैखिक बहुपद है इसकी घात हमेशा 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 0 होगा। कितना होगा, कितना होगा बच्चों, द्विघात बहुपद की जो शून्यक होंगे उनकी संख्या 2 होगी। कितनी होगी, तो 2 होगी। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि x प्लस 3, x की घात 3, x की पावर 3 प्लस 1 का एक गुणनखंड है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा गुणनखंड है। तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इसमें आपका क्या होगा बच्चों, x प्लस 1 होगा, या x माइनस 1 होगा, या x स्क्वायर प्लस 1 होगा, या फिर 2 होगा। आप लोग इसको बताएंगे तो क्या होता है, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही होता है जो भी आप लोग फार्मूला तो जानते ही हैं। तो ये मतलब x प्लस 1 इसमें कॉमन ले लिया जाता है, और यही क्या है, एक इसका गुणनखंड है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हों, अगर मान लो कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, b/1 ए होगा, यानी b/a होगा, या फिर -b/a होगा, या फिर c/a होगा, या फिर -c/a होगा। तो बच्चों अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a हो जाता है। कितना हो जाता है, -b/a हो जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद f(x) बराबर x के पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि शून्य वैल्यू रख देनी है। क्या करना है बच्चों, इसमें ऐसा रखना है कि इसका पूरा का मान शून्य हो जाए। तो क्या होगा, x की जगह पर आपसे पूछा जा रहा है x पावर पर क्या होगा, तो क्या यहाँ पर 1 और 6 होगा, या फिर 2 और 3 होगा, या फिर -2, -3 होगा, या फिर 3
और 4 होगा। कितना होगा बच्चों, बता दीजिए आप, खटाखट उत्तर जवाब में दे दीजिए। तो अगर हम लोग इसके इस बहुपद के शून्य को देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 3। कैसे, x के जगह पर अगर यहाँ पर ठीक है, इसका बहुपद क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। इसका बहुपद आप लोगों का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि शेषफल प्रमेय किससे संबंधित है। मतलब शेषफल किस में आते हैं, जोड़ में आते हैं या घटाव में आते हैं या फिर भाग में आते हैं या फिर गुणा में आते हैं। किस में आते हैं, किस में आते हैं बच्चों। तो अगर हम लोग देखें तो भाग में शेषफल होता है। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि 5 को भाग करना है 2 से, तो 2 दूनी 4, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये 1 आपका क्या हुआ, शेषफल हो गया, ये आपका शेष हो गया। ये आपका 2 जो है ये क्या हो गया, तो ये भागफल हो गया। और ये क्या है 2, तो ये भाजक है। ये क्या बच्चों, भाजक है। और 5 आपका क्या है, तो 5 आपका भाज्य है। 5 क्या है, भाज्य है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भागफल। क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां नंबर कह रहा है कि f1 बराबर 0 हो तो x माइनस 1 होगा। f1 बराबर अगर 0 है तो उसमें x माइनस 1 का मान कितना होगा, शून्यक होगा या फिर शेष होगा या गुणनखंड होगा इसमें या गुणांक होगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो ये आपका गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बहुपद की घात का अर्थ है। बहुपद की घात का अर्थ क्या होता है, पदों की संख्या होती है या उच्चतम घात होता है या फिर गुणांक होता है या फिर शून्यक होता है। तो क्या होता है बच्चों, तो ये उच्चतम घात होता है। क्या होता है, उच्चतम घात होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उच्चतम घात। एक बार आप सभी लोग क्लास, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 किस प्रकार का समीकरण है, जहां पर a गुणांक है x का। a क्या है बच्चों, a गुणांक है x का और b जो गुणांक है, b गुणांक है y का। तो अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है या फिर रैखिक समीकरण है या ये घातीय समीकरण है या फिर त्रिघात समीकरण है। कैसा समीकरण है मित्रों बच्चों, तो ये आप लोगों का एक रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों का ग्राफ हो सकता है। कैसा ग्राफ हो सकता है, मतलब समांतर ग्राफ होगा या फिर प्रतिच्छेद ग्राफ होगा या एक ही रेखा के रूप में ग्राफ हो सकता है। तो ये बच्चों तीनों प्रकार का ग्राफ हो सकता है। द्विघात रैखिक समीकरणों का, 2 रैखिक समीकरणों का जो ग्राफ होगा ये कैसा हो सकता है, ये तो ये तीनों प्रकार का ग्राफ हो सकता है। अगला कह रहा है कि हल का अर्थ है। हल मतलब समीकरण के हल का अर्थ क्या है, समीकरण को बना देना है या फिर ग्राफ बना देना है या फिर समीकरण को संतुष्ट करने वाला मान है या फिर शून्य है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर, एक मिनट, हाँ बराबर 13 कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर हम x की कौन सी वैल्यू लें, हल का मतलब यही हुआ कि इसका मान उसके बराबर आ जाए। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 2 ले लें तो 2 की पावर 2 हो गया प्लस 2 मतलब गुणे 2 हो गया प्लस 5 हो गया बराबर 13 हो गया। बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। अब अगर इसको हम लोग देखें तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 बराबर 13। अब देखो बच्चों, तो 4 4 8 और 5 13, यानी ये क्या हो गया, समीकरण बराबर हो गया, संतुलित हो गया। तो ये संतुष्ट करने वाला मान है। तो यही आपका क्या कहलाता है, हल होता है समीकरण का, कि दोनों पक्ष इसके बराबर आ जाएं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है
कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग होता है किस लिए, एक चर को हटाने के लिए, या जोड़ में होता है, या फिर गुणा में होता है, या फिर भाग में होता है। तो क्या होता है बच्चों, तो जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर वाई 5 माइनस वाई हो गया, यानी y को हमने प्रतिस्थापित किया है। तो क्या किया, एक चर को हमने हटा दिया है ना। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कहाँ होता है, एक चर को हटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेखीय समीकरणों के युग्म के हलों की संख्या हो सकती है। रेखीय समीकरणों के युग्म के हलों की संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है, एक हो सकती है, या 0 हो सकती है, या अनंत हो सकती है, या फिर सभी हो सकती है। तो बच्चों रेखीय समीकरणों के युग्म के हलों की संख्या एक भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सभी संख्याएं यहाँ पर हो सकती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राफीय विधि में हल का बिंदु होता है। ग्राफीय विधि में हल का बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु होता है, या प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, या फिर x अक्ष होता है, या y अक्ष होता है। जैसे ये आपका ग्राफ बना, ये आपका ग्राफ बना, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो इसका जो हल होता है वो जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वही होता है प्रतिच्छेदन बिंदु। कौन सा होता है, प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि x प्लस वाई बराबर 5 एक समीकरण है। कैसा समीकरण है, एक चर का है, या दो चर का है, या तीन चर का है, या शून्य चर का है। तो x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए इसमें चर राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें अक्षरों के रूप में लिखा जाता है और इनका मान अलग अलग समीकरणों में अलग अलग होता रहता है। तो एक चर तो हो गया x और दूसरा चर क्या हो गया, y हो गया। तो कुल कितने चर का समीकरण बच्चों, तो ये आपका दो चर का समीकरण है। कितने चर का है, तो दो चर का समीकरण है। अगला कह रहे हैं प्रश्न संख्या 28 में कि उन्मूलन विधि का उद्देश्य है। उन्मूलन विधि का क्या उद्देश्य होता है, जोड़ होता है, या फिर घटाना होता है, या एक चर हटाना होता है, या फिर गुणा होता है। उन्मूलन विधि के उद्देश्य में क्या होता है, तो अगर हम लोग देखें तो जो उन्मूलन विधि है, उन्मूलन विधि का उद्देश्य एक चर को हटा देना होता है। उन्मूलन विधि या विलोपन विधि भी इसे बोलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हल होगा। मतलब अगर दो रेखा एक दूसरे को कहीं पर भी काट रही है तो उसका हल क्या होगा, शून्य होगा, या एकमात्र हल होगा, या फिर अनंत हल होगा, या असंभव हो जाएगा। तो बच्चों अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु ही हल होता है। तो एक ही एकमात्र हल होगा, क्या होगा, एकमात्र हल इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण की घात होती है। द्विघात समीकरण की घात क्या होती है, एक होता है, या फिर दो होता है, या फिर तीन होता है, या 0 शून्य होता है। तो कितना होता है बच्चों द्विघात समीकरण की घात, तो द्विघात समीकरण की जो घात होती है ये कम से कम दो जगह पर घात होते हैं। अगला आप लोगों का है कि सामान्य रूप है। अब इसमें से सामान्य रूप कौन सा है द्विघात का, सामान्य रूप क्या है, ax प्लस बी बराबर 0 है, या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, या फिर एक्स क्यूब प्लस ax प्लस बी बराबर 0 है, या फिर एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर a और b और c जो हैं ये आंकिक मान हैं, मतलब इनके जगह पर कोई ना कोई अंक होगा, इनके जगह पर कोई ना कोई अंक होगा। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये आपका इस तरीके से समीकरण बना। ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया प्लस 5 बराबर 0। तो ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, आंकिक मान है, और यही आपका सामान्य रूप है। अगला प्रश्न कह रहे हैं विवर्तक। विवर्तक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र है, अगर किसी भी समीकरण का आपको विवर्तक ज्ञात करना है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस 4bc होगा, या फिर 4ac माइनस बी स्क्वायर होगा, या बी स्क्वायर प्लस 4ac होगा। तो विवर्तक ज्ञात करने के लिए यानी डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप लोगों का एक सूत्र होता है। विवर्तक को डी से प्रदर्शित करते हैं जिसका अर्थ होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, एक बार सभी लोग बच्चों जोरदार तरीके से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा खत्म होने के बाद भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। और परीक्षा में अभी आर्ट वाले में आपको जितना मिलेगा ना उतने में आपका पर्याप्त होगा, उससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका बहुविकल्पीय के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग अब यहाँ पर कह रहे हैं यदि d इज़ ग्रेटर देन 0 हो तो मूल होंगे। अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 हो तो उसका मूल क्या होगा, समान होगा, या फिर काल्पनिक होगा, या वास्तविक एवं भिन्न होगा, या फिर शून्य होगा। तो बच्चों अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 है तो उसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और भिन्न होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि d इज़ इक्वल टू 0, यदि d इज़ इक्वल टू 0 हो तो मूल होंगे, असमान होंगे, या फिर समान होंगे, या काल्पनिक होंगे, या अपरिमेय होंगे। तो क्या होगा बच्चों, तो d इज़ इक्वल टू 0 होने पर जो उसका मूल होगा वो कैसा होगा, तो उसका मूल समान हो जाएगा। मूल कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। और अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल होंगे, मतलब कि x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो प्लस माइनस 3 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर माइनस 3 होगा, या फिर 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा कन्फ्यूज़न है भैया। अगर -3 रखेंगे तो इसका भी वर्ग कितना हो जाएगा, तो 9 होगा। अगर हम 3 रखेंगे तब भी वर्ग हमारा 9 हो जाएगा। अगर हम +-3 का स्क्वायर करेंगे तो भी इसका हमारा मान क्या हो जाएगा, 9 ही होगा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसका मूल, यानी हमें 9 तो तीनों में मिल रहा है, लेकिन सटीक आंसर कौन सा होगा, तो +-3 होगा। मतलब x के वैल्यू पर हम लोग प्लस रखेंगे तब भी हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा, और अगर हम x के जगह पर -3 रखेंगे तब भी संतुलित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, +-3 होगा। 0 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 0 में से 9 घटाएंगे तो -0 हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि द्विघात सूत्र है। द्विघात सूत्र क्या है, -b फिर प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि -b फिर प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a ये होगा। या फिर ऐसे है b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/a, या फिर -b/a, या फिर √b² माइनस 4ac। क्या होगा बच्चों इसका द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र आपका होगा -b फिर प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि x इंटू x माइनस 5 बराबर 0 के हल हैं। x इंटू x माइनस 5 बराबर 0 के हल क्या होंगे, 0 और 5 होगा, या फिर -5 और 0 होगा, या फिर 1 और 5 होगा, या फिर -1 और 5 होगा। क्या होगा बच्चों, तो अगर हम लोग देखें कि कौन सी वैल्यू रख लें, तो देखिए x है, फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। अब यक्स के जगह पर अगर हम 0 रख लें तो हमें अंदर मतलब दो मान दे रहा है, ब्रैकेट के अंदर वाले का दूसरा दे रहा है, और यहाँ पर हम 5 रख लें और इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा। अब देखिए तो 0 है ही, यहाँ 5 में से 5 घटेगा तब भी 0 हो जाएगा,
मतलब कुल मिलाकर के शून्य ले आना है। तो कितना हो जाएगा? आपका का वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर किसी भी मान को रखेंगे तो आपका मूल सही नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि गुणनखंड विधि किसके लिए उपयोगी है? सरल समीकरण के लिए उपयोगी है, या जटिल समीकरण के लिए उपयोगी है, या द्विघात समीकरण के लिए उपयोगी है, या फिर त्रिघात समीकरण के लिए उपयोगी है? सरल गुणनखंड कह रहे हैं बच्चों, यानी गुणनखंड विधि जो होती है ये द्विघात समीकरण के लिए उपयोगी होती है। गा नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। द्विघात समीकरण में कुल कितने मूल होते हैं? एक होता है, या दो होता है, या तीन होता है, या फिर अनंत मूल होते हैं? तो बच्चों जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों की संख्या कितनी हो जाती है? तो दो हो जाती है। कितनी होगी? तो दो हो जाती है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि समांतर श्रेणी का सामान्य पद होता है। समांतर श्रेणी का सामान्य पद क्या होगा? a प्लस एन माइनस वन बाई डी। अच्छा, जहाँ पर a क्या है? a बराबर प्रथम पद होता है। समझ लीजिए यहाँ पर a का मान क्या होता है? प्रथम पद जो होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद को a से कहते हैं। n बराबर कुल पद होता है। n बराबर क्या होता है? कुल पद होता है कि कुल कितने पद हैं। और d बराबर क्या होता है? तो d बराबर सार्व अंतर होता है, मतलब कि पदों के बीच में कुल कितने कितने अंतर हैं। अब क्या होगा? तो सामान्य पद में पूछ रहे हैं कि a प्लस एन माइनस वन बाई डी होगा ब्रैकेट में, मतलब d होगा इंटू, या फिर a प्लस एन डी होगा, या ए डी होगा, या a माइनस एन डी होगा। तो बच्चों सामान्य पद होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगला हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि समांतर श्रेणी का अंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी का अंतर क्या कहलाएगा? डी कहलाएगा, या फिर ए कहलाएगा, या फिर एन कहलाएगा, या फिर यस कहलाएगा? तो यस तो श्रेणी को कहते हैं। यस किसे कहते हैं? श्रेणी को कहते हैं, सीरीज को कहते हैं। एन क्या है? एन कुल पद है। एन आपका क्या है बेटा? कुल पद है। और ए क्या है? ए आपका प्रथम पद है। ए क्या है? प्रथम पद है। और समांतर श्रेणी का जो अंतर होता है उसे हम लोग किससे प्रकट करते हैं? डी से प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है तो क्या होगा? यन होगा, या डी होगा, या ए होगा, या यल होगा? यल यहाँ पर बढ़ा है। यल कहा जाता है अंतिम पद को। यल किसे कहते हैं बच्चों? अंतिम पद को कहते हैं। बाकी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था। और प्रथम पद को ए से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि 10वां पद ज्ञात करने हेतु चाहिए। 10वां पद अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या होना चाहिए? केवल ए आपको पता होना चाहिए, या फिर ए और डी पता होना चाहिए, या फिर केवल डी पता होना चाहिए, या फिर एन और यस पता होना चाहिए? तो मान लीजिए आपको 10वां पद ज्ञात करना है बच्चों, तो उसमें आपको क्या करना होगा? आप लोगों को पहला पद पता होना चाहिए, और उन पदों के बीच में जो अंतर होता है उस अंतर को भी पता होना चाहिए, तभी तो आप 10वां पद तक पहुंच पाएंगे। तो पहला पद और अंतर आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 1,3,5,7 ऐसे सीरीज बनती जा रही है, तो इसमें d बराबर कितना है? यानी एक पद से दूसरे पद के बीच में अंतर कितना है? 1 है, या फिर 2 है, या फिर 3 है, या फिर 4 है? तो देखिए 1 और 3 में कितना अंतर है? तो 1 और 3 के बीच में अंतर है 2। अगर हम देखें 3 और 5 के बीच में कितना अंतर है? तो 3 और 5 के बीच में भी अंतर 2 है। अगर हम ऐसे 5 और 7 के बीच में अंतर देखें तो यहाँ पर भी 2 है। और d क्या है? d मतलब अंतर ही होता है, तो हर जगह हमें समान अंतर मिल रहा है, यानी कि 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी में अंतर होता है। कैसा होता है? समान अंतर होता है, या असमान अंतर होता है, या शून्य होता है, या फिर ऋणात्मक होता है? तो बच्चों कोई भी श्रेणी है अगर समांतर श्रेणी है तो उसमें जो अंतर होगा, नाम ही इसका है समांतर, मतलब समान अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है कि
कि दो त्रिभुज समान होंगे यदि, मतलब दो त्रिभुज कब समान होंगे? यदि तीन भुजाएं समान हो, या फिर दो कोण समान हो, या फिर एक भुजा समान हो, या फिर क्षेत्रफल समान हो। मतलब दोनों त्रिभुज समान कब होंगे? तो दोनों त्रिभुज तभी समान होंगे जब उनकी तीन भुजाएं समान हों। सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए, जोरदार तरीके से शेयर अपने मित्रों के पास कीजिए, और अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बेटा, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगला प्रश्न है कि थेल्स प्रमेय एक प्रकार का प्रमेय है। थेल्स प्रमेय आप लोग कमेंट में बताइए कि प्रमेय क्या है। ये संबंधित है, किससे संबंधित है? वृत्त से, या फिर त्रिभुज से, या फिर आयत से, या फिर वर्ग से। तो थेल्स प्रमेय किससे संबंधित है बच्चों? थेल्स प्रमेय आप लोगों की त्रिभुज से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। कैसा अनुपात होगा? भुजाओं का होगा, या फिर भुजाओं के वर्ग का होगा, या फिर कोणों का होगा, या परिमाप का होगा। तो अगर त्रिभुज समरूप है, देखिए दो चीज़ें होती, एक होता है समरूप और दूसरा होता है सर्वांगसम। दूसरा क्या होता है बच्चों? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम मतलब सभी प्रकार से वो समान हो, और समरूप मतलब छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उसके रूप में समानता होगी। तो अगर समरूप त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो भुजाओं के वर्ग से होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो क्या होता है बच्चों? उसमें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, यानी कि आपका पहला वाला विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि त्रिभुज के कोणों का योग होता है। त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है? 90 अंश होता है, या 180 अंश होता है, या फिर 360 अंश होता है, या 270 अंश होता है। कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों? तो तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए समानता का अर्थ है क्या होगा? भुजा 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 होगा, या कोण 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 होगा, या कोण भुजा कोण होगा, या भुजा कोण भुजा होगा। तो देखिए भुजा को हम लोग साइड कह सकते हैं, यानी इसका एस 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 होता तो भुजा 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 हो जाएगा। और कोण को एंगल कहा जाता है, तो ए मतलब कि कोण 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 हो गया, और यही आपसे पूछा गया है। अच्छा और हो सकता है कोण भुजा कोण, यानी ए यानी एंगल साइड एंगल, और भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड। तो ये आप लोगों से ए वाला पूछा गया है समानता में, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप लोगों का हो जाता है कौन सा? कोण कोण कोण। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या फिर आधार गुणे ऊंचाई होता है, या फिर ए प्लस बी प्लस सी होता है, या पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है। ये क्या है बच्चों? ये वृत्त का क्षेत्रफल है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई जो होता है ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में तीन भुजाएं समान होती हैं, या फिर दो भुजाएं समान होती हैं,
या 3 कोण समान होते हैं या कोई नहीं। तो समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, जिसमें सम मतलब समान हो, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं, मतलब दो भुजाएं समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। समबाहु मतलब जिसमें प्रत्येक भुजा समान हो। तो जब प्रत्येक भुजा समान होगी त्रिभुज की तो उसके प्रत्येक कोण भी समान होंगे। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? तो 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का बच्चों? 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री का प्रत्येक कोण होगा और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सभी लोग शेयर करते रहिए, जोरदार तरीके से शेयर करते रहिए। 60+ क्वेश्चन है, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने होता है, क्या होगा? सबसे छोटा कोण होगा या समकोण होगा या सबसे बड़ा कोण होगा या समकोण नहीं होगा? तो बच्चों समकोण वाला कॉन्सेप्ट तो केवल आपका समकोण त्रिभुज में होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसके सामने समकोण होगा। मान लो हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाया है जिसमें सबसे बड़ी भुजा ये हो गई तो सबसे बड़ा कोण, मतलब सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण होता है त्रिभुज में। ये आप लोगों का नियम होता है। अगला प्रश्न है कि वृत्त का केंद्र से किनारे तक की दूरी कहलाती है। मान लीजिए एक ये आपने सर्कल बनाया है, इसमें ये आप लोगों का केंद्र हो गया। अब इस केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है, किसी भी किनारे की जो दूरी है वो दूरी आपकी क्या कहलाएगी? व्यास होगी या फिर त्रिज्या होगा या परिधि होगा या जीवा होगी। तो बच्चों जो इसका ये सर्कल का ये घेरा बनता है इसको हम लोग परिधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। बीच में जो बिंदी रखी गई उसको केंद्र है और किनारे को यानी जो सर्कल का यानी परिधि को बीच से, वृत्त के बीच से मिलाने वाला, मतलब कहीं से भी मिला दे, अगर आधो आध से बीचों बीच से मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और कहीं से भी अगर दो परिधियों को मिला दें तो उसे जीवा कहते हैं। लेकिन अगर वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को देखें तो वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अगला प्रश्न है कि व्यास बराबर क्या होता है? व्यास क्या होता है? आर, यानी आर को रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और रेडियस का अर्थ होता है त्रिज्या। या फिर 2r होता है यानी 2 रेडियस के बराबर, या पाई आर होता है, पाई परिधि वाले के लिए होता है, या फिर r² होता है। तो बच्चों एक सर्कल बना, इसका ये केंद्र हुआ। अब इस केंद्र का इतना हुआ, इधर हम चले तो इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो एक आर इधर हो गया और एक आर इधर भी हो गया। तो कितने आर हो गए? 2r हो गया ना। यानी कि 2 रेडियस बराबर क्या होता है? एक व्यास होता है। व्यास हमेशा केंद्र से होकर के क्या करता है? वृत्त की परिधि के दो हिस्सों को मिलाता है। एक इधर से चलेगा और ऐसे केंद्र से होते हुए दूसरे हिस्से को मिला देगा। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? πr² होता है या फिर 2πr होता है या फिर πd² होता है या फिर r² होता है। तो वृत्त की अगर आपको परिधि निकालना है तो परिधि के लिए आपका क्या होता है? r और पाई यानी 2πr हो जाता है। आप लोगों का दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है। वृत्त के केंद्र से होकर जो जीवा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों सबसे लंबी जीवा होती है और इसे हम लोग व्यास कहते हैं। चाप तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा, चाप इस वाले हिस्से को कहेंगे। स्पर्श रेखा, कोई मान लीजिए ऐसे एक रेखा खींच दी गई वृत्त से जो स्पर्श करा दी गई तो इसको स्पर्श रेखा कहेंगे। चाप उसे हो गया। त्रिज्या केवल वृत्त से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है। और तो यहाँ पर व्यास क्या होता है? सबसे लंबी जीवा होती है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं होती हैं। सभी त्रिज्याएं कैसी होंगी? असमान होंगी मतलब छोटी बड़ी होंगी, या फिर समान होंगी यानी बराबर होंगी, या कभी कभी समान होती हैं, या फिर शून्य होती हैं। तो बच्चों वृत्त के जो त्रिज्याएं होती हैं ये केंद्र है। अब यहाँ से आप कहीं पर भी मिलाइए तो इनकी दूरी हमेशा
समान ही रहेगी। जैसे आप लोग देख लीजिए, साइकिल के पहिए में जो तीली लगती है वो सभी तीलियों की लंबाई एक समान होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर छोटी हो कहीं पर बड़ी हो। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, 2 बिंदुओं पर होती है, या 1 बिंदु पर होती है, या 3 बिंदु पर होती है, या किसी पर नहीं होती है। तो ये आपका एक बना सर्कल, यहाँ पर एक बिंदु बना लीजिए और इस बिंदु से आप एक ऐसे स्पर्श रेखा गुजार दीजिए। सर ये थोड़ा नीचे हो गया लेकिन मतलब बिंदु वही है। तो कितने बिंदुओं पर गुजरी? तो बच्चों ये केवल एक बिंदु पर गुजरती है। जो स्पर्श रेखा होती है वो कितने बिंदु पर गुजरती है? केवल एक बिंदु पर गुजरती है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर होता है। नहीं, 2 पाई आर किसका हुआ था? ये आपका परिधि का होता है। किसका होता है? परिधि का। या फिर पाई आर स्क्वायर, या फिर रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस स्क्वायर या पाई डी नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। जहाँ पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 होता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि वृत्त के भीतर की रेखा जो 2 बिंदुओं को जोड़ती है, वृत्त के भीतर की रेखा जो 2 बिंदुओं को जोड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? चाप कहेंगे, या जीवा कहेंगे, या त्रिज्या कहेंगे, या व्यास कहेंगे। तो वृत्त के भीतर कहीं पर भी 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो परिधि पर बिंदु बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। हाँ, ये प्रश्न मजेदार है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर ये तो वृत्त का हो गया। ये किसका हो गया बच्चों? ये वृत्त का हो गया। पाई आर स्क्वायर और 1/2 पाई आर स्क्वायर ये अर्धवृत्त का हो जाता। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दो। 2 पाई आर ये तो परिधि का हो जाता है। पाई आर का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, या अगर है तो आप लोग बताइए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? त्रिज्या होता है, या व्यास होता है, या फिर चाप होती है, या स्पर्श रेखा होता है। तो वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास ही होता है। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों का आज का ये सेशन यहीं तक का है। और आप लोगों को जैसे इस पर हमने बताया, सारे सवाल मैं इस पर आपको नहीं हल करवा सकता, लेकिन अगर आप लोग कहें तो कुछ मैं लिख करके कुछ सॉल्व करके जैसा भी हो आप लोगों को एक क्लास 3:30 बजे से चला दूं। जैसा भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और अभी समय है इसे अपने मित्रों के पास आप अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या सुबह 3:30 बजे वाली क्लास चलाई जाए या फिर, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आपका पेपर कैसा चल रहा है, इस सब के बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।